ओके गाइस, अब हमें समझना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इससे पहले कि हम डिटेल्स जाएं, पहले समझो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है। देखो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन टू प्रोड्यूस एटीपी विच इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी, वो हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। अब हमने देखा कि अगर सेल्यूलर रेस्पिरेशन कराना है और 38 एटीपी नेट लाना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ही काम है, टू ब्रिंग ऑक्सीजन। ठीक है, टू ब्रिंग ऑक्सीजन इनसाइड दी बॉडी। याद रखना, इनसाइड दी बॉडी, बस इसको हर एक सेल तक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का है, जो अगला लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ही काम है, टू ब्रिंग ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम्स बहुत फंडामेंटली डिफरेंट हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये समझो ऐसा क्यों है। देखो, प्लांट्स की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है ना, प्लांट्स को मेटाबॉलिकली कितना ऑक्सीजन चाहिए, दैट मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड, एम बार का मतलब है फ्रॉम, ठीक है, इसका बहुत लो है। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करता है तो उससे भी ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो एक तरफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो ही रही है, तो उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाहर से बहुत कम है। दूसरा, प्लांट के मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड, राइट। प्लांट के मोस्ट टिश्यूज जो होते हैं वो डेड होते हैं। जब डेड है तो सेलुलर रेस्पिरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, और कम हो गया। दूसरा, दे डोंट मूव। प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन नहीं करना, तो मैं मूव नहीं, मैं लोकोमोट बोलता हूँ, राइट। ह्यूमंस या अदर एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है इन सर्च ऑफ फूड। प्लांट्स से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, खड़े खड़े फूड बना लेते हैं, तो उनको लोकोमोशन करना ही नहीं पड़ता था। लोकोमोशन नहीं करना तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम है। तो पहला रीज़न है कि प्लांट का रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज कि उसकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाहर से बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज डेड है, और वो लोकोमोशन भी नहीं करता। दूसरा, जो उसके लीव्स हैं, जहाँ से मेजर एक्विजिशन होता है, मेजर एक्विजिशन हो सकता है ऑक्सीजन, वो लीव से होता है। एंड लीव्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट, राइट, ऑलमोस्ट। इस इसको मैं लिख देता हूँ ऑलमोस्ट, राइट। तो इसके वजह से देयर सोर्स इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट इन अ वेरी डिफ्यूज्ड वे। वो प्लांट के पूरे बॉडी पे प्रेजेंट है और बहुत डिफ्यूज्ड वे में प्रेजेंट है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है कि वो और ऑक्सीजन इनको लाने के लिए किसी सिस्टम का इस्तेमाल करे। सो प्लांट का रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ वेरी सॉर्टेड। लीफ में स्टोमाटा है, स्टोमाटा से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लो, राइट। सो उनका स्टोमाटा जो एट बेस्ट एक सेल्यूलर अपैरेटस कह लो या टिश्यू अपैरेटस कह लो, उतना काफ़ी है। दे डोंट नीड अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर दैट। एनिमल्स में हाउएवर कहानी बिल्कुल बदल जाती। एनिमल्स में रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, तो दे नीड टू डेवलप स्पेशल वेज। प्लांट के सिस्टम डिफ्यूज़ होने की वजह से उसमें जो नॉर्मल डिफ्यूजन है वो भी इनफ होता है, राइट। क्योंकि हर जगह से ऑक्सीजन आ रहा है, तो इनफ ऑक्सीजन इज पास्ड इन अ डिफ्यूज्ड वे, पास थ्रू, मैं कह लूँ डिफ्यूजन, है ना, काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूजन के थ्रू चला जाता है। एनिमल्स में ऐसा नहीं हो सकता। चलो, अब समझते हैं कि एनिमल्स की कहानी क्या है। तो पहले एनिमल्स जो है जनरल बॉडी सरफेस, राइट, पहले वो जनरल बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन लेते थे। पुराने एनिमल जैसे कि स्पॉन्जेस, ये स्पॉन्जेस का बॉडी है, तो यहीं से ऑक्सीजन लेने में वो डिपेंड रहते थे। बट इससे उनको अपने बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल्स को इन्वायरमेंट के एक्सपोजर पे रखना पड़ता था। आपको याद होगा जब हम मल्टी सेलुलैरिटी की बात कर रहे थे तो हमने ये प्रॉब्लम डिस्कस किया था कि अगर ऑर्गेनिज्म अपने मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स को इन्वायरमेंट से एक्सपोज करके रखे, तो अगर इन्वायरमेंट में कोई टॉक्सिन आ गया तो सारे सेल्स खराब हो जाएंगे,
वी डोंट वांट दैट। तो धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है। तो और हमें सरफेस एरिया भी बढ़ाना है। क्यों? ज़्यादा सरफेस एरिया तो ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी। तो आप कॉम्प्लिकेटेड टास्क या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, राइट। तो धीरे धीरे गिल्स लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लगे, और ये गिल्स शरीर के बाहर होते थे, और इन गिल्स में फोल्ड्स होता था। ये फोल्ड जो है सरफेस एरिया को बाहर रखते थे, बड़ा करके रखते थे, सरफेस एरिया इंक्रीज रहता था। लेकिन अब देखो, अगर बाहर की तरफ गिल्स है या अंदर की तरफ भी अगर होता, गिल्स जब भी होगा वो थिन होगा। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कराना है। थिक सरफेस डिफ्यूजन को स्लो डाउन कर देता है, राइट। और अगर ये थिन सरफेस गिल्स आप बाहर रखोगे तो इट इज डेंजरस, है ना। अगर ये थिन सरफेस आप बाहर रखोगे इट्स डेंजरस, कोई आके खा गया तो धीरे धीरे ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे ये दिस स्टार्टेड टू इंटरनलाइज, अंदर की तरफ आने लगे, एंड दैट इज वेयर द इंटरनल गिल्स डेवलप। तभी जन्म हुआ था इंटरनल गिल्स में। अब इंटरनल गिल्स स्टिल डिपेंडेंट अपॉन अ लिक्विड मीडियम। आप याद करो, डिफ्यूजन किस में ज़्यादा होता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? गैस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो अगर इंटरनल गिल्स में भी हम पानी के माध्यम से ऑक्सीजन ला रहे हैं तो ऑक्सीजन का अमाउंट पानी में बहुत कम होगा। वाई? ऑक्सीजन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, राइट। तो पानी को कैरी करने का एक और प्रॉब्लम था, ऑक्सीजन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, ना के बराबर सॉल्युबल है। दिस इज वाई वी डेवलप लंग्स, राइट। इसीलिए लंग्स की डेवलपमेंट इवोल्यूशन ने चूज की। तो आप समझ सकते होगे कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। अगर आप कहानी समझोगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होगी। सरफेस एरिया क्यों बढ़ा, गिल्स क्यों आए, और गिल्स आए तो फिर लंग्स क्यों आया, राइट। क्योंकि लंग्स में आप हवा के थ्रू एक्सचेंजेस करते हो, राइट। चलो अब हम समझने की कोशिश करेंगे द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। इससे ज़्यादा हमें इंडिविजुअल या अदर एनिमल्स या प्लांट्स के बारे में नहीं समझना, आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि दूसरे एनिमल्स क्या कर सकते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, वंस अगेन डायग्राम बनाओ, जितना डायग्राम बनाओगे उतना आसान रहेगा। तो फिर से ये देखो, हमने नाक बना लिया, लिप्स बना लिए, एंड दिस इज द ह्यूमन, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेज़ल कैविटी बनाएंगे। ये रहेगी नेज़ल कैविटी, ये रहेगी बक्कल कैविटी, आपस में दोनों को मिल जाना है क्योंकि थ्रोट बनाना है। ये बना लिया मैंने थ्रोट, ठीक है। अब आगे की तरफ फूड पाइप होती है, पीछे की तरफ आपका, तो हमने विंड पाइप आगे की तरफ बना लिया, राइट। पीछे की तरफ आप फूड पाइप बना लो, बट आगे की तरफ आपने विंड पाइप बना लिया। अब जब आप विंड पाइप बना चुके हो तो इस विंड पाइप को दो भागों में तोड़ दो, राइट। हमने इसे दो भागों में तोड़ दिया, ओके। अब आपको बनाने हैं दोनों साइड लंग्स। जो राइट साइड का आपका लंग्स होगा उसमें 3 लोब्स होते हैं, तो इसमें 3 लोब्स बनाना मत भूलना। तो ये आपने बना लिया 3 लोब लंग्स, और इस केस में वी हैव 2 सच लोब्स, हमें 2 लोब्स बनाने हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रायंगुलर सा स्पेस यहाँ पे छुटा होना चाहिए, ठीक है। इस स्पेस को हम बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, मीडियास्टीनम, ओके। मीडियास्टीनम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका हार्ट रहता है। दिस इज द स्पेस फॉर द हार्ट, ठीक है। अब हमने 3 और 2 लंग्स बना लिए, 3 लोब और 2 लोब लंग्स बना लिए, ठीक है, ओके। लेट्स ट्राई टू रिफाइन द डायग्राम नाउ। बेसिक यही है। इसके नीचे हम क्या बनाएंगे, एक रैक लाइक स्ट्रक्चर। दिस रैक लाइक स्ट्रक्चर इज डायफ्राम, ओके। सो शुरुआत करते हैं टू स्टडी दिस डायग्राम फ्रॉम द नेजल कैविटी, ओके। व्हाट इज
द फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी। सो नेजल कैविटी में सबसे पहले व्हाट डू यू हैव हेयर्स, और इन हेयर्स का फंक्शन क्या है, टू फिल्टर द एयर। ठीक है, जो हेयर आप ब्रीथ कर रहे हो उसमें कोई ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स ना हो, सो वो फिल्टरिंग, बेसिक फिल्टरिंग यहाँ पे हो जाती है। दूसरा, इट्स लाइंड बाय म्यूकस। इस म्यूकस का दो फंक्शन है, एक तो ये आपकी एयर को मॉइस्टन कर देता है, इट्स नॉट ड्राई, इट शुड नॉट बी ड्राई, और इट ऑल्सो असिस्ट इन टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है, ये जो म्यूकस की लाइनिंग है जो आपके नेजल कैविटी में होती है, ये लाइनिंग इट्स क्लोजली सप्लाइड, इसके जस्ट पीछे आपके ब्लड वेसल्स रन कर रहे होंगे, तो ये जो इनकमिंग एयर है उसका टेम्परेचर, उसका मॉइस्चर कंट्रोल कर लेता है। एंड देन यू हैव द olfactory nerves right here, राइट। इस olfactory nerve endings का काम क्या है, जो स्मेल आपको डिटेक्ट करता है, यानी आप थाउजेंड्स, एक्चुअली टेन थाउजेंड अराउंड स्मेल्स ह्यूमंस डिटेक्ट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज जो केमिकल होता है वो इसी म्यूकस में डिजॉल्व हो जाता है, एंड व्हेन इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स, olfactory रिसेप्टर्स जो होते हैं olfactory नर्व्स के, वहाँ पे उसमें जब बाइंडिंग होगी तो वही बाइंडिंग आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मेल का आइडिया देगी। एक बार द एयर गोज थ्रू द नेजल कैविटी, देन इट विल एंटर ये वाला एरिया जिसको आप कहते हो फेरिंग्स। अब हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम का पढ़ा था तो हमने एक फेरिंग्स का जॉब ये भी बताया था कि इट हैज़ सीलिएटेड एपिथीलियम, एपिथीलियम जिसमें होगा सीलियम। वंस अगेन इसका दो काम है। देखो, एक्चुअली द मेजर काम इज टू मूव द म्यूकस। इट इज़ द म्यूकस जो ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को, तो इट इज़ लाइंड विथ, थोड़ी सी हल्की सी लाइनिंग पहले बनाते हैं। सो आपका जो ये ट्यूब है, इट्स लाइंड विथ म्यूकस, और ये म्यूकस जो है आपके डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। एंड देन ये सीलिएटेड एपिथेलियम का काम है कि इस म्यूकस को मूव करते रहे ऊपर की ओर, ताकि इट कैन बी स्नीज्ड आउट, ओके, और कफ्ड आउट, बिकॉज ये डस्ट पार्टिकल्स अंदर की तरफ नहीं जाने चाहिए। ओके, नाउ अब आता है हमारा विंड पाइप। विंड पाइप की एक खास बात है विच इज द सी शेप्ड कार्टिलेजेस, राइट। द सी शेप्ड कार्टिलेजेस, इस सी शेप्ड कार्टिलेजेस का मेन काम क्या है, सपोर्ट, राइट, ताकि आपका विंड पाइप कोलैप्स ना हो जाए। ओके, अब राइट बिटवीन द फेरिंग्स एंड द विंड पाइप, यानी ये वाला जो रीजन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द लेरिंग्स। लेरिंग्स को आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। क्यों? क्योंकि इसमें you'll have the cartilages, the vocal cords, right? So this is filled with cartilages and muscles. Basically they are vocal cords, और ये vocal cords का काम क्या है, they produce the sound. तो जब हवा आपके लंग्स से होकर it goes through the windpipe and passes through this larynx, जब larynx से पास करती है तो vocal cords वाइब्रेट करते हैं, और इन्हीं vocal cords के कारण आप डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स निकाल पाते हैं। ऑफ कोर्स उसका मॉडिफिकेशन, साउंड का मॉडिफिकेशन आपका माउथ पार्ट्स भी करते हैं, टीथ, टंग, द इनर स्किन, राइट, वो चीज़ें भी मॉडिफाई करेंगी, बट आपका लेरिंग्स के से ही आपकी आवाज़ निकलती है। अब एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करने लायक है, वो है कि लेरिंग्स इज प्रोटेक्टेड बाय कार्टिलेजेस, एंड एक स्पेशल कार्टिलेज जो है फ्रंट की तरफ होता है, और ये कार्टिलेज जो बॉयज़ में है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ग्रो हो जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट गिव्स यू द एडम्स एप्पल। तो आपका जो आपने सुना होगा द एडम्स एप्पल, एक नॉच टाइप का स्ट्रक्चर जो बॉयज़ के थ्रोट में अलग सा दिखता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज दैट इज़ प्रोटेक्टिंग। ओके, नाउ विंड पाइप अब डिवाइड करेगा।
इस डिवीजन से बने ब्रांच को हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। वन डॉट इज प्राइमरी, सो दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई। अगर सिंगुलर होता तो ब्रोंकस बोलते, बट क्योंकि दो है इसलिए हम ब्रोंकाई बोल रहे हैं। अगर सिर्फ एक को नेम करना तो आप ब्रोंकस बोल सकते थे। अब प्राइमरी ब्रोंकस और प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करेगा अलग अलग लोब में जाने के लिए, राइट? आप देख सकते हो। अब जैसे डिवीजन हो गया आप कह दोगे इसको सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर दोनों के दोनों फिर से डिवाइड करेंगे, राइट? आप देख सकते हो डिवीजन, और आप देख रहे हो धीरे धीरे पतले होते जा रहे हैं। सो दिस इज टर्शरी। अब ऐसे क्वार्टरनरी एंड सो ऑन। इस तरीके से देयर इज अराउंड 23 लेवल्स, 23 लेवल्स तक ये डिवाइड करते जाते हैं। एंड फाइनली वी रीच द लास्ट लेवल। अभी जो लास्ट लेवल है, बीच के मैंने नहीं बनाए ऑफ कोर्स, इसको लास्ट है ना, तो आप लास्ट को क्या बोलते हो? टर्मिनल बोलते हो ना, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल को थोड़ा अलग से देखने की कोशिश करेंगे, जस्ट टू हेल्प आवर अंडरस्टैंडिंग। तो ये हो गया आपका लास्ट ब्रोंक्यूल। अब इस लास्ट ब्रोंक्यूल के पास क्या होगा? अ बंच ऑफ बैग्स, ऐसा कुछ बाहर से दिख रहा होगा। दिस इज एन एल्वियोलर सैक, क्योंकि ऐसा बहुत सारे एल्वियोलाई हैं। एंड दिस एक गुब्बारा, ये जो एक गुब्बारा आपको दिख रहा है, यही एक गुब्बारा इज एल्वियोलाई, ओके? और दिस एल्वियोलाई इज रिचली सप्लाइड विथ कैपिलरीज, राइट? इसमें आपको एक ह्यूज नेटवर्क मिलता है ऑफ सप्लाइड, सॉरी, विथ कैपिलरीज। तो इसी में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? हार्ट से आ रहा है। कैसे आ रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है फॉर ऑक्सीजनेशन। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कैपिलरीज में और ऑक्सीजनेट होके यहाँ से वापस जाएगा वाया पल्मोनरी वेन। आपको यहाँ पे ये चीज़ भी समझ जानी चाहिए कि राइट फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द पॉइंट टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कोई एक्सचेंज गैसेस का नहीं हो रहा है। गैसेस का एक्सचेंज हैपेंस ओनली इन एल्वियोलाई, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द एल्वियोलाई जो लाइन होता है विथ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अगर आपको याद होगा, आपने 9th ग्रेड में ये पढ़ा है। सो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ पे है, सो दैट द प्रॉपर एक्सचेंज हैपेंस। द लंग्स इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड। तो लंग्स के ऊपर एक डबल वॉल्ड प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन भी होती है, जिसको आप कहते हो प्लूरा। इसी में कभी कल इन्फेक्शन हो जाता है माइकोबैक्टीरियम का या किसी और बैक्टीरियम का, एंड इट बिकम्स इन्फ्लेम्ड विथ फ्लूइड, एंड दैट इज़ वेयर द प्रेशर बिल्ड्स ऑन लंग्स। अब क्योंकि वी जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम द कोविड पैंडमिक, तो आपको थोड़ा सा एल्वियोलाई के बारे में पता हो जाना चाहिए कि कोविड के समय सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों हुई थी। बेटा, दिस इज़ अ सिंपल एल्वियोलाई, ठीक है? अब दिस एल्वियोलाई हैज़ थोड़ा सा म्यूकस, राइट? तो गैसेस इसी म्यूकस में थोड़ा सा डिजॉल्व होंगे। तो आप देख सकते हो कि दिस इज लाइंड बाय म्यूकस, इसमें डिजॉल्व होंगे, और इसके ठीक नीचे आपके ब्लड कैपिलरीज होंगे, और यही ब्लड कैपिलरीज गैसेस को कैरी करने का काम करते हैं इवेंचुअली, ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब वायरसेस अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। सो दिस एरिया बिकम्स इन्फ्लेम्ड। इन्फ्लेम्ड में क्या होता है? इट बिकम्स फिल्ड। ये फिल्ड हो जाएगा किससे? विथ वाटरी म्यूकस से। सो दिस बिकम्स वाटरी इन केस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। और ये वाटरी म्यूकस जो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को घटा देता है। डिफ्यूजन का जो रेट है ऑक्सीजन का, उसको डिक्रीज कर देगा, एंड दिस इज़ वाई वी सफ़र। इसलिए हम सफ़र करते हैं कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होता है। ओके, सो दिस वाज यही था इफेक्ट आपके कोविड-19 का। Now, आपका लंग्स जो है इट्स प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। आपको पता है दे आर
7 ट्रू रिब्स दैट कंप्लीटली जो लंग्स को सराउंड करते हैं, एंड देन दे आर फॉल्स रिब्स एज वेल। अब जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है उसमें द रिब्स की मूवमेंट और ये जो डायफ्राम हमने नीचे बनाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर हमें ब्रीद इन करना है, इफ़ वी वांट टू ब्रीद इन, तो हमारा प्रेशर लंग्स में लो होना चाहिए। तो लंग्स का प्रेशर लो कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले जो डायफ्राम है, डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो नीचे की तरफ आ गया। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द थोरैसिक कैविटी, इस कैविटी को, जिस कैविटी में अपने लंग्स को रखा है उसको कहते हैं थोरैसिक कैविटी, तो लेंथ इंक्रीज हो गया। अब रिब्स, रिब्स पुल अप एंड आउट। देखो ये तो 2D डायग्राम, बट 3D डायग्राम में इमेजिन करो, जो रिब्स होते हैं वो थोड़े ऐसे झुके से होते हैं। अगर मैं ये रिब्स बना रहा हूँ तो ये थोड़े से झुके हुए होंगे। सो अप एंड आउट का मतलब है ये थोड़े ऐसे की तरफ हो जाएंगे। अब देख रहे हो, जब रिब्स थोड़े ऐसे से हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? हमने विड्थ को भी इंक्रीज कर दिया है। तो लेंथ और विड्थ अगर इंक्रीज हो गई तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा? हमने बाहर से हवा को अंदर की तरफ खींच लिया। अब ब्रीदिंग आउट में इसका ठीक ऑपोजिट होगा। डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्राम हमारा रिलैक्स हो रहा है। अब डायफ्राम के रिलैक्स होते ही ये वापस से ऊपर चला गया, तो वापस से ऊपर चला गया, इट्स बैक टू इट्स ओन पोजीशन। और रिब्स, डायफ्राम जैसे रिलैक्स होगा तो लेंथ वापस से डिक्रीज हो जाएगा। रिब्स ऑल्सो गो बैक। रिब्स को अप एंड आउट खींचने के लिए बहुत सारे मसल्स यूज होते हैं। एक तरीके का मसल का नाम है द कॉस्टल मसल। आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट जब ये मसल्स रिलैक्स होते हैं तो रिब्स गो बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन, दैट इज डाउन एंड इन। तो जब भी ऐसा होगा विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, विड्थ डिक्रीज हो जाएगी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और ऐसा होते ही आप ब्रीद आउट कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल, राइट? ये आपका वन ब्रीदिंग साइकिल है। टोटली पर मिनट आप 12 से 14 बार ऐसा करते हो जब आप रिलैक्स स्टेट में हो। वंस अगेन, अगर आप दौड़ रहे हो, सो दिस इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द नीड। और नीड कैसे डिसाइड होती है? द लेवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड, राइट? अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो आपके ब्रेन सेंटर्स इस ब्रीदिंग और ब्रीद इन और ब्रीद आउट साइकिल्स को चेंज कर देते हैं। अब है कि आप लगभग एक समय में कितना ऑक्सीजन लेते हो, राइट? सो दैट इज कॉल्ड, अब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करें ना ठीक वेव्स की तरह कर, तो दिस इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। इसी को कहते हैं आप टाइडल वॉल्यूम। एक नॉर्मल इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग इन, एक्सपिरेशन मतलब ब्रीदिंग आउट, कंफ्यूज मत होना। इंस्पिरेशन मतलब इन, एक्सपिरेशन मतलब आउट। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की वॉल्यूम 500 ml है, राइट? आप 500 ml वॉल्यूम लगभग अंदर लेते हो और लगभग बाहर जाते हो, बट दिस इज ओनली द नॉर्मल सिचुएशन। जब आप फोर्स्ड एक्सहेलेशन या फोर्स इनहेलेशन लेते हो तो आप इसका कई गुना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर ले सकते हो। लेकिन अगर आपने फोर्स एक्सहेलेशन भी कर दिया तो भी ऐसा नहीं होता कि पूरा लंग सिकुड़ जाए और आपने पूरा का पूरा हवा बाहर फेंक दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। सो देयर इज रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल कैपेसिटी वो होती है, उतना वॉल्यूम होता है जो आपके लंग्स में हमेशा रहेगा, इवन आपने फोर्स एक्सहेलेशन कर दिया तब भी, विच इज़ अराउंड 1100 से 1200 ml, ठीक है? तो फोर्स एक्सहेलेशन करने के बाद भी आपके लंग्स में हमेशा इतना तो रहेगा ही रहेगा। अब आपको एक लास्ट चीज़ जो समझनी है इंस्पिरेशन में या ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, दैट इज़ द रोल ऑफ ऑक्सीजन। देखो, सॉरी माय बैड, रोल ऑफ हीमोग्लोबिन। अब देखो,
अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो क्या होता, आपका ब्लड इज मोस्टली वाटर। आपने पढ़ा है कि 55% ऑफ योर ब्लड इज प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा का अराउंड 95% हिस्सा पानी ही है। 90 to 95% हिस्सा पानी ही है। अब अगर आप इस पानी के सहारे ऑक्सीजन कैरी करते तो ये बहुत कम होता, वेरी लेस। वाई? ऑक्सीजन पानी में वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल है। इसी की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हम स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल्स लाए, एंड दीज सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स। इन रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, एक खास तरह का प्रोटीन, दैट इज हीमोग्लोबिन। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, राइट? सो दिस ड्रास्टिकली इंक्रीजेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, राइट? सो आपका ऑक्सीजन कैसे कैसे कैरी हो रहा है, थोड़ा बहुत डिजॉल्व, बट लार्जली इट इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। In fact, around 97% ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज कैरीड वो इस तरीके से हीमोग्लोबिन में बाउंड कैरी होता है। अब देखो, आपके ब्लड का काम सिर्फ ऑक्सीजन कैरी करना नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना भी है, बिकॉज रेस्पिरेशन का ऑफकोर्स मेजर काम ऑक्सीजन को अंदर लेना भी है, बट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी तो छोड़ना पड़ेगा। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैरी होता है? अब देखो, ऑक्सीजन के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होता है पानी में, थोड़ा सा, राइट? ऑक्सीजन अराउंड 3% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड में कैरी हो जाता है डिजॉल्व में, बट इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका प्लाज्मा डिजॉल्व स्टेट में कैरी कर देता है, राइट? मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड आउट एज बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है? और 20 to 25% जो है आपका आरबीसीज कैरी करते हैं अटैच टू योर हीमोग्लोबिन। नाउ जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन अटैच्ड होता है तो हम उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है? और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन अटैच है तो हम उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। अब एक और चीज़ है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप ऐसा मानो कि हीमोग्लोबिन एक बस है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग अलग सीट है, ठीक है? बट एक चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा ऑक्सीजन की दुश्मन है, दैट इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब ये उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए क्योंकि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए सेम सीट है, तो अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए जब आग लगती है तो लोग जलने से नहीं मरते, दे डाई फ्रॉम एस्फिक्सिएशन। एस्फिक्सिएशन का मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन, राइट? क्योंकि आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो, सो इफ दिस इज क्लियर टू यू, अब समय है कुछ मिसलेनियस चीज़ें पढ़ने का जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं और किसी ना किसी तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट तो एल्वियोलाई के बारे में ये। अब देखो, एल्वियोलाई का मेजर रोल ऑफ कोर्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, बट अगर ये लंग्स में ही होता, लंग्स के सिंपल सरफेस से होता तो इतना सरफेस एरिया नहीं बनता। तो एल्वियोलाई होने का एक मेजर एडवांटेज क्या है कि आपका एक्सचेंज एरिया का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब दूसरी बात है कि हम रेस्पिरेशन हवा में कर रहे हैं। हवा में रेस्पिरेशन करना आसान है बिकॉज ऑक्सीजन की मात्रा हवा में बहुत ज़्यादा है, अराउंड 21%। लेकिन पानी में जो ऑक्सीजन है दैट इज़ वेरी लेस। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी लेस कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, राइट? इसीलिए जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का ब्रीदिंग रेट जो हमारा 12 से 14 है, ब्रीदिंग रेट एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू
द ऑर्गेनिजम्स ऑन लैंड, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन अमाउंट ही कम है डिसॉल्व, तो उनको बहुत ज़्यादा ब्रीद इन ब्रीद आउट करना पड़ता है टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर दैट। तीसरा चीज़, अभी हमने सीलिएटेड एपिथेलियम का रोल पढ़ा था, जिसका रोल था लार्जली म्यूकस को बाहर फेंकना, राइट, म्यूकस को बाहर फेंकना। बट जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोक करने वाले लोग, स्मोकिंग सीलिएटेड एपिथेलियम को मार देता है, तो म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है। अब जब म्यूकस एक्यूमुलेट होगा तो आपके लंग्स को इरिटेशन फील होता है। ये इरिटेशन से ही कफिंग शुरू होती है। कफिंग इज नथिंग बट एन अटेम्प्ट, ये कोशिश है आपके बॉडी की टू थ्रो म्यूकस आउट, है ना, हमें म्यूकस को बाहर फेंकने की कोशिश हो रही होती है, क्योंकि सीलिएटेड एपिथेलियम डैमेज हो चुका होता है। इसीलिए कहा जाता है टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम करने चाहिए। ऑफ कोर्स वो कार्सिनोजेनिक भी है, वो कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, बट ये भी एक बड़ा रीज़न होता है। I hope this was able to summarize the whole chapter for you in a very short time. ठीक है guys, if you're planning to take biology in your 11th and 12th, there's a great book that is NCERT map. Now this book, इस book में आपके कई सारे